आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। किसान खरीफ फसल के मौके पर धान की काश्त को तरजीह दे, हुकूमत बीज और खाद रियायती दाम पर फराहम करेगी। रियासती वजीर पोचाराम का किसानों को मशवरा। लिंगायत मजहबी पेशवा एक रूहानी कायद, बेशतर मुकामात पर उनके मुजस्समे उनकी मकबूलियत का सबूत, उनकी तालीमात पर अमल करना उनको सही खराज अकीदत। पोचाराम का बयान। बारह मई को SSC के नताइज का ऐलान होगा। 11 बजे दिन रियासती नायब वजीर आला नताइज जारी करेंगे। डायरेक्टर एग्जामिनेशन का मकतूब जारी। RTC नया बस स्टैंड में पानी जज्ब करवाने गढ़ों की खुदवाई, पानी की किल्लत का खात्मा और आइंदा नस्ल को फायदा होगा। RM का बयान और अवाम को गड़े खुदवाने की तलकीन। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मज़ीद कर दी गई है, जैसे औरतें, बेटे, सोने चांदी के जेवरात, जमा किए हुए खजाने और शानदार घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ताला के पास ही है। आप कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इससे बहुत ही बेहतर चीज़ बताऊं? तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह ताला की रजामंदी है। सब बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमा बरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। अल्लाह ताला, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला, इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सूरह आले इमरान आयत 14 से 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का माल बतौर कर्ज ले और नीयत इसके अदा करने की रखता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा कर देगा, और जिस शख्स ने माल बतौर कर्ज लिया और नीयत अदा करने की नहीं रखता तो अल्लाह ताला उस शख्स को उसकी वजह से तबाह कर देगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। किसान खरीफ फसल के मौके पर धान की ही काश्त करे, बीज और खाद रियायती दामों पर हुकूमत से हासिल करे। रियासती वजीर का किसानों को मशवरा और ज़राई इजलास में ओहदेदारों की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में किसानों के लिए खरीफ फसल के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास में नए सीजन के लिए कौन सी फसल उगाई जाए इस पर गौर व खौज किया गया। इस इजलास में बेशतर ज़राई महकमे के ओहदेदारों की गैर हाजिरी को रियासती वजीर ने महसूस किया और अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि इतने अहम इजलास में गैर हाजिर रहने की वजह क्या है। उन्होंने इन ओहदेदारों को वजह बताओ नोटिस जारी करने के अहकामात दिए। इस इजलास में उन्होंने किसानों से मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि वो आइंदा खरीफ सीजन में धान की फसल उगाने को तरजीह दे। रियासती वजीर ने बताया कि इस साल वाफर बारिश के इम्कानात है, जिससे धान की फसल बआसानी उगाई जा सकती है, लिहाजा किसान इस सुनहरे मौके से फायदा उठाए और धान की फसल ही काश्त करे। इसके लिए किसान कब्ल अज वक्त तैयारी कर ले। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि खरीफ फसल के मौके पर जिले में बीजों और खाद का वाफिर जखीरा कर ले और कमी पेशी या किल्लत की शिकायत पैदा होने ना दे। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि नकली बीजों की तिजारत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो ताजरीन पर भरोसा करते हुए धोखा ना खाए, बल्कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली खाद और बीज से ही इस्तेफादा करे, जो कि रियायती दामों पर फराहम होंगे। इस इजलास में जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, रुकने असम्बली जुग्गल हनुमंत शिंदे, DCCB चेयरमैन गंगाधर पटवारी, MLC विजीगौड़ के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
के सेक्रेटरीज और दीगर मौजूद थे। వర్షాలు బాగున్నాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతూ వస్తుంది కాబట్టి నేను మా జిల్లా స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులను మా అగ్రికల్చర్ కమిషనర్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, సీడ్ కార్పొరేషన్ ఎండి, హాకా ఎండి, ఆయిల్ ఫీడ్ ఎండి, మా జేడీలతో మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. ఈసారి మనందరము వ్యవసాయదారుల కుటుంబం. ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు వ్యవసాయదారు కుటుంబం కాని వారు ఎవ్వరు లేరు. 100% వ్యవసాయ కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో నా రిక్వెస్ట్ మీకు అందరికీ, మినీ సహకార సంఘాల పరిధిలో మరి ఎంతమంది ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారో తెలియదు, కానీ ఒకవేళ ప్రిపేర్ కాకపోయినా మాకు సమాచారం ఇచ్చారు. విత్తనాలు ముందుగా మనం చేయాల్సింది. लिंगायत तबके के मजहबी पेशवा महात्मा बसवेश्वरा 12वीं सदी के एक अजीम रहनुमा हैं, जिन्होंने इंसानी मसावत और मोहब्बत का दर्ज दिया था। इनकी तालीमात पर अमल पैरा होना ही उनको सही खराज अकीदत। रियासती वजीर का खिताब। न्यू अम्बेडकर भवन में लिंगायत तबके के मजहबी पेशवा महात्मा बसवेश्वरा की यौम पैदाइश तकरीब का सरकारी सतह पर इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने शमा जलाकर मजहबी पेशवा की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई और उन्हें खराज खिदमत पेश की। इस तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अहमियत दी जा रही है। बसवेश्वरा की यौम पैदाइश तकरीब का भी इसीलिए सरकारी सतह पर इनेकाद अमल में लाया गया। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को हुकूमत एकसां इज्जत व एहतराम फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि मजहबी पेशवा बसवेश्वरा 12वीं सदी में पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले सब एक है की तालीम दी थी और कहा था कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इनकी अहमियत को महसूस करते हुए इनकी तस्वीर को पार्लियामेंट में आवेदन किया गया और करेंसी पर भी इनकी तस्वीर चिपका की गई थी। रियासती वजीर ने बताया कि इनका मुजस्समा इंग्लैंड की पार्लियामेंट के रूबरू लगाया गया है, जिससे इनकी अहमियत व एहतराम और मुकाम का अंदाजा किया जा सकता है। रियासती वजीर ने कहा कि इनकी तालीमात पर अमल करने से ही उनकी सही मोहब्बत का हक अदा होगा और यही सही खराज अकीदत है। इस मौके पर रियासती वजीर ने लिंगायत कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 25 लाख रुपये फंड्स देने का ऐलान किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने अपने खिताब में कहा कि 12वीं सदी के इस अजीम रहनुमा ने मसावत का दर्ज दिया और मोहब्बत व अखवत की तालीमात फराहम की। మనోభావాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం అంటే ఏ కొందరిదే కాదు, ప్రభుత్వం అంటే మనందరిది అనేటువంటి నినాదంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో చక్కటి ఆలోచనతో రాష్ట్ర స్థాయిలో హైదరాబాద్లో, జిల్లా స్థాయిలో, జిల్లా కేంద్రంలో అధికారికంగా మహాత్మా బసవేశ్వర 85వ జయంతి ఈరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో परजवानी प्रोग्राम में अवाम का हजूम, जो जिला कलेक्टर को अपनी शिकायतें व दरख्वास्तें पेश करने पहुंचा था। जिला कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर ने अवामी शिकायतें वसूल की। बेशतर शिकायतें पानी की किल्लत से मुताल्लिक थी। हर पीर को मुनक्किद किए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की कसी तादाद ने प्रजावानी में अपनी शिकायतें व दरखास्तें जिला कलेक्टर योगिता राणा और जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी के हवाले किए। प्रगति भवन में अवाम के जबरदस्त हुजूम को देखकर प्रजावानी प्रोग्राम की अहमियत को महसूस किया जा सकता है। वहीं इस बात का भी ख्यास किया जा सकता है कि मंडल सतह के ओहदेदार अपने फराइज की अदायगी में लापरवाही व तसाहुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसका अदना सा सबूत दूर दराज मंडलों से आने वाली परेशान हाल अवाम है, जो अपने मसाइल की अदम एकसुई पर शिकायत करने जिला कलेक्टर के पास पहुँचे। कामारेड्डी, आरमूर और बोधन डिवीजन से हस्बे साबिक पानी की किल्लत की शिकायतें हासिल हुई और डबल बेडरूम के लिए भी दरखास्तें दाखिल हुई। एसएससी नतायज 12 मई को 11 बजे दिन रियासती नायब वजीर आला के हाथों जारी किए जाएंगे। इस बात का इंकशाफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने अपने अहकामाती मकतूब में किया। डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तेलंगाना डॉक्टर आर सुरेंद्र रेड्डी ने 9 मई को एक अहकामाती मकतूब जारी करते हुए ऐलान किया कि एसएससी के नतायज का ऐलान 12 मई को 11 बजे दिन किया जाएगा। रियासती नायब वजीर आला 12 मई को 11 बजे दिन कॉन्फ्रेंस हॉल डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर सेक्रेटरिएट से इन नताइज की इजराई अमल में लाएंगे। एसएससी के तलबा में इम्तिहान के बाद एक बेचैनी फैली हुई थी।
खयास था कि एसएससी के नताइज का ऐलान 5 मई को किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे तलबा में बेचैनी व मायूसी साफ महसूस की गई। इस ऐलान से इन तलबा को राहत होगी। एसएससी के नताइज के ऐलान के लिए डायरेक्टर एग्जामिनेशन ने खती तारीख का ऐलान कर दिया और अब एसएससी के नताइज 12 मई को मंजर-ए-आम पर आएंगे। बल्दिया के वर्कर्स और मुलाजिमीन को बल्दी ओहदेदार हरासानी का शिकार बना रहे हैं। इनसे काम सख्ती से लिया जाता है, मगर तनख्वाहों की फराहमी में लीत व लाल का मुजाहरा किया जा रहा है और तनख्वाहों के सवाल पर मुलाजिमत से बर्खास्त किया जा रहा है। यूनियन का दफ्तर बल्दिया पर धरना और इल्जाम। दफ्तर बल्दिया के रूबरू बल्दी वर्कर्स व एम्प्लॉइज यूनियन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इन वर्कर्स और मुलाजिमीन ने इल्जाम आयद किया कि इन पर ओहदेदारों की हरासानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में शंकर नामी मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली थी। इसके अफराद खानदान को माली इमदाद फराहम की जाए और एक ग्रीशिया मंजूर किया जाए। यूनियन कायदीन ने बल्दी ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं और शंकर को हरासानी का शिकार बनाकर खुदकुशी पर मजबूर करने वाले ओहदेदार वेंकट रमना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन कायदीन ने बताया कि छोटी छोटी गलतियों को बहाना बनाकर इन वर्कर्स और मुलाजिमीन को मुलाजिमत से हटाया जा रहा है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। यूनियन कायदीन ने मुतालबा किया कि हटाए गए वर्कर्स और मुलाजिमीन को असर नौ मुलाजिमत पर बहाल किया जाए और काम की नौयत के लिहाज से तनख्वाहें फराहम की जाए और महंगाई के पेश नजर अक़ल तरीन उजरत फराहम की जाए। इन कायदीन ने बताया कि इन वर्कर्स और मुलाजिमीन से सख्ती से काम लिया जा रहा है, लेकिन तनख्वाहों की फराहमी में टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है और जब मुलाजिमीन सख्ती से तनख्वाहों का मुतालबा करते हैं तो उन्हें मुलाजिमत से निकाल दिया जा रहा है। इन कायदीन ने इंतबाह दिया कि अगर ओहदेदार अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस यूनियन को CITU ने तायद का ऐलान किया। इस धरने में गोवर्धन, భూపతి, సంతోష్ और एकनाथ शरीक थे। ఒకవైపు అధికారులు, ఒకవైపు కొంతమంది కార్పొరేటర్లు కార్మికుల్ని తొలగించడం, కొత్త కార్మికుల కోసం లక్షలాది రూపాయలు కొత్త కార్మికుల్ని నియమించడం కోసం, అదేవిధంగా ఇప్పటికే 20 మంది కార్మికులు రోడ్డు పాలయ్యారు. ఆ వేధింపులు భరించలేక శంకర్ అనే కార్మికుడు మరి వారం రోజుల కింద ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఈ రోజు కూడా ప్రభుత్వం స్పందించలేదు, మరి అధికారులు స్పందించలేదు. కాబట్టి శంకర్ మరణానికి కారణమైనటువంటి అధికారుల మీద హత్యానేరం కేసు నమోదు చేయాలి। अपने मकानों में गड्ढे खुदवाकर इस्तेमाल शुदा और बारिश का पानी जज्ब करवाने से जमीनी सतह में इजाफा होगा और पानी की किल्लत का खात्मा होगा और ये अमल मुस्तकबिल में हमारी नस्ल के लिए फायदेमंद रहेगा। RTC RM का बयान। जिला मुस्तगर के नए बस स्टैंड में बारिश और इस्तेमाल शुदा पानी को जज्ब करवाने के लिए गड़ों की खुदाई का काम शुरू किया गया। रीजनल मैनेजर रमाकांत ने इस मौके पर कहा कि मुल्क में पानी की किल्लत का शदीद मसला दरपेश है। बिलखसूस जिले निजामाबाद को पानी की किल्लत के बुरानी मसले से दो चार होना पड़ रहा है और साथ ही जमीनी सतह में भारी कमी वाक़ई हुई है। इन हालात में ज़रूरी है कि अवाम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और पानी की किल्लत के खात्मे और ज़मीनी सतह में इजाफे के लिए कोशिश करें। उन्होंने कहा कि अपने अपने मकानों में गड्ढे खुदवाकर अगर पानी को जज्ब करवाया गया तो उस मकाम पर ज़मीनी सतह बरकरार रहेगी। उन्होंने बताया कि RTC की जानिब से तमाम बस डिपोज और बस स्टैंडों में इन गड्ढों की खुदाई अमल में लाई जाएगी ताकि पानी को अपने ही मुकाम पर जज्ब करवाते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने तमाम RTC मुलाजमीन को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मशवरा दिया और कहा कि यह काम हमारी आइंदा नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर डिपो मैनेजर प्रकाश राव, CTM मुरलीधर गौड़ और दिगर मुलाजमीन मौजूद थे। నీటి చుక్కను ఒక బొట్టుని కూడా ఒడిసి పట్టుకునే మరి అవసరమైతే ఎంతైనా ఉంది। ఆ క్రమంలోనే మనం ఇంకుడు గుంతలు అనేది చాలా చాలా అవసరం। ఈ ఇంకుడు గుంతల ద్వారా గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ మరి చాలా పైకి వస్తుంది। ఈరోజు ఇంకుడు గుంతలు లేని చోట, ఇంకుడు గుంతలు ఉన్న చోట ఈ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది। NDSL मुलाजमीन के मरण बरत को पुलिस ने ताकत के जरिए खत्म करवाया। पुलिस का रवैया
खिलाफ जमहूरियत है। मुलाजिमीन के कायदीन का एहसास, दिगर मुलाजिमीन ने फिर से जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन गुज़िश्ता कई माह से जंजीरी भूख हड़ताल करते हुए अपना एहतजाज जारी रखे हुए थे। उनका मुतालबा था कि हुकूमत इस फैक्ट्री को तहवील में लेकर चलाए और गैर कानूनी ले ऑफ को मनसूख करे और मुलाजिमीन को मुलाजिमत पर बहाल करे। हुकूमत की खामोशी और सदमोहरी पर बरहम मुलाजिमीन ने 5 मई से मरण बरत का आगाज किया था, जिसको पुलिस ने जबरदस्ती खत्म करवा दिया। इस मरण बरत की बर्खास्तगी पर दूसरे मुलाजिमीन ने फिर से अपनी जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। मरण बरत सिर्फ 2 दिन जारी रहा, जिसमें 3 मजदूर कायदीन ने हिस्सा लिया था। ఉంటూ కూడా మామూలు ఎవరు కనికరిస్తలేరు. ఈ తెలంగాణ వచ్చిందంటే వాళ్ళకి తెలంగాణ అధికారులు వాళ్ళే అనుభవిస్తారు, కానీ మా బొట్టి కార్మికులు రోడ్డు మీద పడ్డా కానీ ఎవరు కనికరించే మా మీద దయ చూపుతలేరు. ఇకనైనా సీఎం గారికి దృష్టికి మన విన్నవించేది ఏంటంటే మా జీతాలు, మా పిల్లల బతుకులు, మా బతుకులు చక్కబడాలి, మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని कहते हैं कि मरहूमीन की हुर्मत का लिहाज रखा जाए, खबरों को खदमों से ना रौंदा जाए और उनकी बाखयात बरामद हो तो बसत एहतराम किसी मुनासिब जगह दफन कर दी जाए। मगर अफसोस के खदीम खबरस्तान अखब मस्जिद कचियान में जा बजा मरहूमीन के बाखयात हमारी बेहसी पर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। खदीम खबरस्तान मस्जिद कचियान निजामाबाद का एक कदीम व वसी और कसरत से इस्तेमाल किया जाने वाला खबरस्तान है। ये बात सही है कि अब इस खबरस्तान में तदफीन के लिए जगह बाकी नहीं रही, इसलिए एक ही मुकाम पर एक से जायद मरतबा तदफीन अब आम बात हो चुकी है। खबरों की खुदाई के मौके पर अक्सर किसी दूसरी मैयत के बाक़ियात बरामद होते रहते हैं, जिनके ताल्लुक से सख्त हिदायत है कि उनको बसद एहतराम किसी दूसरे मुकाम पर दफन कर दिया जाए। लेकिन अफसोस के इस कदीम खबरस्तान में ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि खबरों की खुदाई के मौके पर बरामद होने वाली बाक़ियात को इंतहाई बेहुरमती व बेदर्दी के साथ फेंक दिया जा रहा है। इस खबरस्तान में खबरों के दरमियान जाबाजा हड्डियां बिखरी नजर आ रही हैं, जो कि हमारे ही मरहूमीन की हैं। बाज़ अफराद ने बताया कि खबरस्तान में खिदमत अंजाम देने वाले गौरकन खबरों की खुदाई के दौरान इन बाक़ियात को इंतहाई बेवकती के साथ इधर उधर फेंक रहे हैं और बाज़ घटिया और सिफली जहन अफराद इन हड्डियों को एक थैले में जमा कर रहे थे कि बाज़ अफराद की जानिब से उनकी सरजनिश की गई, जिस पर इन अफराद ने थैला फेंक कर राह फरार इख्तियार की। कब्रिस्तान में चारों तरफ जबड़े की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां और खोपड़ियां जाबजा बिखरी नजर आ रही हैं। इस कब्रिस्तान में पेश आए एक भयानक तनाजे के बाद एक हाफिज साहब को यहाँ निगरानी के लिए रखा गया है, मगर मालूम नहीं कि ये साहब किस तरह की निगरानी फरमा रहे हैं और कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से भी मौसर निगरानी का नज्म नहीं किया जा रहा है, जो कि तशवीशनाक बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कब्रिस्तान की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ और हमारे मरहूमीन की बाक़ियात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसी निगरान या कब्रिस्तान कमेटी की है, या फिर हम पर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है? कोई भी मसला होता है तो हम बआसानी ये कह देते हैं कि कब्रिस्तान कमेटी और निगरान क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम क्या कर रहे हैं? क्या हुआ हमारी गीरत को? दिन में बेशुमार लोग इस कब्रिस्तान को जाते हैं और इन वाक़यात पर इनकी भी नज़र ज़रूर पड़ती होगी। क्या किसी ने ज़रूरत को महसूस किया कि इसकी इत्तला कब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारों को दी जाए और इस हसास व संगीन मसले की एकसुई करवाई जाए और आइंदा के लिए इस मामले का सद्देबाप किया जाए? नहीं तो फिर क्या हुआ हमारी मिली हमायत को? ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा। उलमा कराम, आइमा उज़्ज़ाम, अकाबिर मिल्लत इस ज़िमन में ठोस मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते, जबकि माजी करीब में एक ज़बरदस्त तनाज़ा पैदा हो चुका था जो इन्हीं हड्डियों और मैयतों को लेकर पैदा हुआ था। यहाँ पर मौजूद थैला हमारी गफलत पर एक तमाचा रसीद कर रहा है। ये थैला हमारी लापरवाही, कब्रिस्तान कमेटी की गफलत, निगरान की फराइज से फरारी की अक्कासी करता है। ये थैला हमें बहुत कुछ सोचने और मुस्तकबिल की ठोस मनसूबा बंदी और जामे हिकमत अमली की तैयारी की दावत दे रहा है। यकीनन इस संगीन बेहुरमती पर हमारे मरहूमीन की रूहें तड़प उठी होंगी और हमारी बेहिसी व गफलत पर मातम कुना होंगी। इनकी हालत बकौल शायर यूं हो चुकी है, घबरा के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, घबरा के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाए तो फिर किधर जाएंगे।
ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر تلنگانہ ریاست میں شامل ہوئے 10 اضلاع کی اثر نو حد بندی اور ساتھ ہی مزید نئے اضلاع کی تشکیل کا فیصلہ لیا گیا. امکان ہے کہ جلدی نئے ضلعوں کی حد بندی کا عمل پورا ہوگا. ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر 10 اضلاع کو تلنگانہ ریاست کا حصہ بنایا گیا اور اب ان 10 اضلاع کو تقسیم کرتے ہوئے مزید نئے اضلاع کی تشکیل کا فیصلہ گزشتہ کئی ماہ سے زیر غور ہے. اس معاملے میں ریاستی حکومت اور ریاستی عہدیدار سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کن کن حلقہ جات اسمبلی کو جوڑ کر نیا ضلع قائم کیا جائے اور اس ضلع کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہوگا، ضلعی آمدنی و وسائل کیا ہوں گے اور کس طرح ضلعی نظم و نسق کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اس کے لیے کیا اور کیسا لائے عمل طے کیا جائے. اور خاص طور پر حکومت کو یہ فکر تھی کہ آخر عوام کو بالکلیہ طور پر کیسے مطمئن کیا جائے. ریاستی حکومت نے سب سے پہلے عوامی تجاویز حاصل کی اور ساتھ ہی اعلیٰ عہدیداروں بالخصوص IAS عہدیداروں سے مشاورت کی اور پھر ایک فہرست جو ممکنہ طور پر نئے اضلاع سے متعلق ہے منظر عام پر لائی گئی. قوی قیاس ہے کہ اس فہرست کو قطعیت دی جائے گی اور فہرست میں شامل اضلاع ہی تشکیل پائیں گے. یہاں ضلع کا نام اور اس سے منسلک حلقہ جات اسمبلی کی تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں، لیکن یہ قطعی فہرست نہیں ہے بلکہ امکانی ہے جس کو قطعیت دیے جانے کا قوی امکان موجود ہے. 1 نمبر جو ضلع ہوگا وہ سدی پیٹ ہوگا، جس میں سدی پیٹ حلقہ اسمبلی کے ساتھ ساتھ دوباگ، گجویل، مانا کنڈور اور سلسلہ حلقہ جات اسمبلی شامل رہیں گے. دوسرا میدک ضلع ہوگا جس میں میدک، اللہ ریڈی، کاما ریڈی، جگل اور بانسواڑہ حلقہ جات شامل ہوں گے. تیسرا محبوب نگر ضلع ہوگا جس میں محبوب نگر کے علاوہ شاد نگر، جڑچلہ، مٹکل، دیوار کدرا حلقہ جات اسمبلی شامل رہیں گے. چوتھا ون پرتی ضلع ہوگا جس میں ون پرتی کے علاوہ گدوال، عالمپور، نارائن پیٹ اور کوڑنگل شامل رہیں گے. پانچواں ناگر کرنول ضلع وجود میں آئے گا جس میں ناگر کرنول کے علاوہ کلوا کرتی، اچم پیٹ اور گلو پور شامل ہوں گے. چھٹا ضلع ہوگا نلگنڈا جس میں نلگنڈا کے علاوہ نگرکل، مونوگوڑا، دیور کنڈا اور ناگرجناز حلقہ جات اسمبلی شامل رہیں گے. ساتواں ضلع ہوگا سوریا پیٹ جس میں سوریا پیٹ کے علاوہ مریال گوڑا، تونڈا تورتی، حضور نگر اور کوداڑ شامل ہوں گے. آٹھواں ضلع کھمم ہوگا جس میں کھمم کے علاوہ مدھیرا، پالیرو، وائرا اور ایلندو حلقہ جات اسمبلی شامل رہیں گے. نواں ضلع ہوگا بھدراچلم جس میں بھدراچلم کے علاوہ پنایا کا، آسواراؤ پیٹ، ستو پلی اور کوتا گڑم شامل ہوں گے. 10واں ضلع ہوگا عادل آباد جس میں عادل آباد کے علاوہ بوتھ، نرمل، خاناپور اور بھینسا شامل رہیں گے. 11واں ضلع ہوگا منچریال جس میں منچریال کے علاوہ سرپور، کاغذ نگر، آصف آباد، بیلم پلی اور چنور شامل ہوں گے. 12واں ضلع ہوگا ورنگل جس میں ورنگل ویسٹ کے علاوہ ورنگل ایسٹ، وردھنا پیٹ، پالا کورتی اور پرکال شامل رہیں گے. 13واں ضلع ہوگا جن گاؤں جس میں جن گاؤں کے علاوہ آلیر، اسٹیشن گھنپور، محبوب آباد، ڈورناکل شامل ہوں گے. اور 14واں ضلع ہوگا آچاریہ جیا شنکر ڈسٹرکٹ جس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا بھوپالا پلی جس میں بھوپالا پلی کے علاوہ منتھنی، مولوگو اور نرسیم پیٹ شامل رہیں گے. 15واں ضلع بنے گا جگتیال جس میں جگتیال کے علاوہ کوٹلا، ویملاواڑا، حسن آباد اور دھرمپوری شامل رہیں گے. 16واں ضلع ہوگا کریم نگر جس میں کریم نگر کے علاوہ پیدا پلی، راما گنڈم، چوپا دنڈی اور حضور آباد شامل ہوں گے. جبکہ 17واں ضلع کی حیثیت سے تقسیم ہوگا ضلع نظام آباد جس میں نظام آباد اربن کے علاوہ نظام آباد رورل، آرمور، بالکنڈا، بودھن شامل رہیں گے. اسی طرح 18واں ضلع بنے گا رنگا ریڈی جس کا ہیڈ کوارٹر وقار آباد ہوگا جس میں وقار آباد کے علاوہ پرگی، تانڈور، چیولہ اور راجندر نگر شامل رہیں گے. 19واں ضلع ہوگا حیدرآباد سینٹرل جس میں نامپلی، خیرت آباد، گوشا محل، امبر پیٹ اور مشیر آباد شامل ہوں گے. 20واں ضلع ہوگا چار مینار جس میں چار مینار کے علاوہ یاقوت پورہ، چندرائن گٹا، بہادر پورہ، کاروان اور مہیشورم حلقہ جات اسمبلی شامل رہیں گے. 21واں ضلع ہوگا حیدرآباد ایسٹ جس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا بھونگیر جس میں بھونگیر کے علاوہ اپل، ایل بی نگر، ابراہیم پٹنم اور ملک پیٹ حلقہ جات اسمبلی شامل رہیں گے. اسی طرح 23واں ضلع سکندرآباد ضلع ہوگا جس میں سکندرآباد کے علاوہ کنٹونمنٹ، صنعت نگر، ملکاج گیری اور میڈشل شامل ہوں گے. 24واں ضلع سنگا ریڈی ہوگا جس میں سنگا ریڈی کے علاوہ ظہیر آباد، اندول، نارائن کھیڑ اور نرساپور شامل رہیں گے. قوی امکان ہے کہ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 24 اضلاع ہوں گے. ناظرین اب دیکھیں گے خبریں جرائم و حادثات کی.
सासाराम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इस हादसे में 3 लाख रुपये नकद और 4 तोले तलाई जेवरात जलकर खाकसतर हो गए। मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से इजहार तासुफ और माली इमदाद की फराहमी। निजामाबाद मंडल के मोहज़े मल्लाराम के रहने वाले नरसैया के मकान में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसके बाद जबकि तमाम लोग महुए ख्वाब थे, अचानक आग भड़क उठी। इस मकान से भड़कती हुई आग को देखकर मुकामी लोगों ने चीखो पुकार की, जिस पर बाहर सो रहे बेशतर अफराद जाग गए और इस मकान के अंदर सोने वाले माँ और बच्चे को बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया। इस तरह किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे रेवेन्यू और बरखी के ओहदेदारों ने जायजा लेकर इस आतिशबाजी को इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट का नतीजा करार दिया। आतिशबाजी की इत्तला महकमे फायर को दी गई, लेकिन इनके आते आते मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गया। मुतासिरीन ने बताया कि वो महज जिस्म पर मौजूद कपड़ों के साथ बाहर निकले और बड़ी मुश्किल से जान बचा ली है, लेकिन मकान का मुकम्मल सामान और 3 लाख रुपये नकद और 4 तोले तलाई जेवरात आतिशबाजी के नजर हो गए। इत्तला मिलने पर बीजेपी के रूरल इंचार्ज आनंद रेड्डी ने मुकाम हादसा का दौरा किया और हुकूमत से मुतासरा खानदान की माली इमदाद का मुतालबा किया और अपनी जानिब से 5,000 रुपये की रकमी इमदाद की। सरपंच स्वर्णा मधुकर राव ने भी इस मौके पर मुतासरा खानदान को अपनी जानिब से 2,000 की माली इमदाद की और तयखुन दिया कि वो जल्द ही इस हादसे के ताल्लुक से मुकामी रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन को इत्तला देते हुए मजीद माली इमदाद को यकीनी बनाएंगी। देही तरक्याती कमेटी ने भी मुतासरीन को तयखुन दिया कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मुतासरा खानदान को माली इमदाद फराहम करवाएंगे। 2 లక్షల రూపాయల ఇంట్లో పెట్టుకుంటే దగ్గర 2 లక్షల రూపాయల దాకా నోట్లు కాలిపోయినాయి. అట్లే బంగారం కూడా పోయింది. తినడానికి లేకుంటే బట్టలు బిట్టలు అన్నీ కూడా కాలిపోయినాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వెంటనే చర్చ తీసుకొని ఆర్థిక సాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. అట్లే నా అంతుగా కూడా వీళ్ళకు ఒక 5,000 రూపాయలు ఇచ్చిపోతాను. నా అంతు ఇంకోటి చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అధికారులకు కానీ సర్పంచ్లకు కానీ ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా ముందు జరగకుండా గ్రామ సభలలో ఇలాంటి చెప్పేసేసి ప్రతి మనిషి కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇప్పించేసుకొని డబ్బు అనేది బ్యాంకులో పెట్టుకుంటేనే సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు. కాబట్టి లోపలికి లగ్గి తగిలింది, మొత్తం వచ్చింది మంట. మేము బయటనే వండుకున్నాం ఫంక్షన్లో, అన్ని ఆడికి వెళ్ళి దాకా వండుకున్నాం. ముగ్గురు వండమన్నారు, మేము మంట దాకా తెలియదు. అప్పుడే లేచినాం, మొత్తుకున్నాం. సార్ అందరు వచ్చిండ్రు, వీళ్ళు వచ్చినా కానీ అదిగా కాలింది మంటనే అందులోకి పోనిత్తలేదు సార్. అది ఒక్కటన్నా వెళ్ళలేవు. 2 లక్షల రూపాయలు అయినాయి, 4 తులాల బంగారం పోయింది సారు. నా పిల్లలకి పోనా కూడా परजवानी में शिकायत करने के लिए आई एक खातून चकराकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां वो हनूस बेहोश है और अब तक उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। पीर के दिन मुनक़िदा परजवानी प्रोग्राम में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आने वाली एक खातून लू का शिकार हो गई और चकराकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है, लेकिन अब भी उसको होश नहीं आया और न ही इस खातून की शनाख्त हो सकी। पुलिस खातून के अफराद खानदान की तलाश में सरगर्दा है। कंटेश्वर कमान के पास एक नामालूम ऑटो ने पैदल राहरों को टक्कर दे दी। इस हादसे में ये शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद के डॉक्टरों ने नाजुक हालत के पेश नज़र हैदराबाद मुंतकिल करवाया। रमेश नामी शख्स जो कि कंटेश्वर रेलवे कमान के पास पैदल जा रहा था कि एक नामालूम ऑटो ने उसको अगली सिम से टक्कर दे दी। टक्कर देकर ऑटो ड्राइवर ने राह फरार इख्तियार की, जबकि रमेश को गहरे जख्म आए। मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को तशवीशनाक बताते हुए हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर रमेश को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। किसान खरीफ फसल के मौके पर धान की काश्त को तरजीह दे, हुकूमत बीज और खाद रियायती दाम पर फराहम करेगी। रियासती वजीर पोचाराम का किसानों को मशवरा। लिंगायत मजहबी पेशवा एक रूहानी कायद, बेशतर मुकामात पर उनके मुजस्समे उनकी मकबूलियत का सबूत, उनकी तालीमात पर अमल करना उनको सही खराज अकीदत। पोचाराम का बयान। 12 मई को SSC के नताइज का ऐलान होगा। 11 बजे दिन रियासती नायब वजीर आला नताइज जारी करेंगे। डायरेक्टर एग्जामिनेशन का मकतूब जारी।
आरटीसी नया बस स्टैंड में पानी जज्ब करवाने गढ़ों की खुदवाई, पानी की किल्लत का खात्मा और आइंदा नस्ल को फायदा होगा। आरएम का बयान और अवाम को गड़े खुदवाने की तलकीन। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।